बाजार शब्द सुनते ही क्या जहन में आता है? शायद सब्जियों का ठेला या फिर टीवी पर चलता हुआ स्टॉक मार्केट का टिकर। आज हम एक बहुत ही सरल से सवाल का पीछा करेंगे। एक कप कॉफी से लेकर हमारे फोन तक किसी भी चीज की कीमत आखिर तय कैसे होती है? और ये सवाल सुनने में जितना आसान है, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है। जवाब एक अदृश्य मशीन में छिपा है, जिसे अर्थशास्त्री बाजार कहते हैं। एक मशीन? हाँ, और ये मशीन हमारे चारों तरफ हर पल काम कर रही है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी मशीन के पुर्जे खोलकर देखने में हमारी मदद करेंगे। हम समझेंगे कि ये मशीन दिखती कैसी है, इसके अलग अलग मॉडल कौन से हैं और सबसे जरूरी वो कौन से नियम हैं जिन पर ये चलती है। तो चलिए इस मशीन को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बाजार, ये मशीन आखिर है क्या? अगर ये सिर्फ सब्जी मंडी नहीं है तो फिर क्या है? तो देखिए, अर्थशास्त्र में ना बाजार का मतलब किसी एक जगह से नहीं होता। अच्छा। हाँ, ये एक पूरा सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जहाँ किसी भी प्रोडक्ट के बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करते हैं मतलब? ये कनेक्शन फोन पर हो सकता है, इंटरनेट पर किसी ऐप के जरिए हो सकता है, या फिर आपके पड़ोस की दुकान पर आमने सामने भी हो सकता है। यानी जरूरी नहीं कि खरीदने और बेचने वाले एक ही कमरे में हों, बस उनका किसी तरह जुड़ना जरूरी है। एग्जैक्टली। इन स्रोतों में एक बात जो बार बार उभर कर आती है वो ये है कि बाजार के लिए दो ही चीजें चाहिए, बायर्स एंड सेलर्स, और उनके बीच लेन देन का कोई तरीका। जब ये दोनों चीजें मौजूद हैं तो वो एक बाजार है। ठीक है, तो अगर अमेज़न एक बाजार है और मेरे घर के पास की सब्जी मंडी भी एक बाजार है, तो जाहिर है कि बाजार कई तरह के होते होंगे। हाँ बिल्कुल। तो अर्थशास्त्री इन्हें कैसे बांटते हैं? सबसे पहला और आसान तरीका है एरिया, यानी भूगोल के हिसाब से। भूगोल के हिसाब से? हाँ, पहला है स्थानीय बाजार, लोकल मार्केट। लोकल मार्केट ये वो बाजार है जो एक छोटे से इलाके तक ही सीमित होता है, खासकर उन चीजों के लिए जो जल्दी खराब हो जाती हैं, जैसे दूध, दही, सब्जियां। आप दिल्ली में बैठकर मुंबई की किसी लोकल डेयरी से दूध तो नहीं मंगाएंगे। सही बात है। और अगर दायरा थोड़ा बड़ा हो, मान लीजिए एक पूरे राज्य जितना, तो उसे प्रादेशिक बाजार या रीजनल मार्केट कहते हैं, जब किसी चीज के खरीदार और बेचने वाले एक प्रदेश या कुछ जिलों तक फैले हों। अच्छा। जैसे स्रोत में उदाहरण दिया है, राजस्थान की खास जोधपुरी पगड़ी, उसका मुख्य बाजार राजस्थान में ही होगा। इसके बाद आता होगा राष्ट्रीय बाजार, नेशनल मार्केट, जब कोई चीज पूरे देश में बिकती हो, जैसे आजकल यूपीआई सर्विसेज, या फिर स्रोत के उदाहरण लें तो खादी के कपड़े या हिंदी की किताबें, इनका बाजार पूरे भारत में फैला है। सही। और आखिरी है अंतर्राष्ट्रीय बाजार, इंटरनेशनल मार्केट, जब किसी प्रोडक्ट के बायर्स एंड सेलर्स पूरी दुनिया में हों, जैसे सोना, चांदी, हाँ, या कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। इनकी कीमतें किसी एक देश से तय नहीं होती, बल्कि पूरी दुनिया के हालात से तय होती हैं। ये तो समझ आता है कि बाजार को जगह के हिसाब से बांटा जा सकता है, लेकिन इन दस्तावेजों में एक बहुत अजीब बात लिखी है कि बाजार को समय के हिसाब से भी बांटा जाता है। हाँ, ये थोड़ा अजीब है। एक सब्जी वाले के लिए बाजार कुछ घंटों का खेल है, जबकि एक कार कंपनी दशकों के हिसाब से सोचती है। दोनों बाजार में हैं, पर क्या समय के इस फर्क से खेल के नियम बदल जाते हैं? बहुत ज्यादा बदल जाते हैं। और इसका सीधा कनेक्शन है सप्लाई से। सप्लाई से? हाँ, यानी एक विक्रेता अपनी चीज की मात्रा को कितनी जल्दी बढ़ा या घटा सकता है। समय जितना कम होगा, सप्लाई उतनी ही कम लचीली होगी। अच्छा, तो कम समय मतलब बदलाव की गुंजाइश कम? बिल्कुल। पहला है दैनिक बाजार, वेरी शॉर्ट पीरियड। मान लीजिए एक मछुआरा सुबह 50 मछलियां पकड़कर बाजार लाया है। शाम तक उसे वो बेचनी ही है, क्योंकि वो खराब हो जाएंगी। वो अचानक से और मछलियां नहीं ला सकता, तो यहाँ सप्लाई पूरी तरह फिक्स्ड है। तो फिर कीमत? अब कीमत सिर्फ और सिर्फ डिमांड पर निर्भर करेगी। ग्राहक ज्यादा आ गए तो कीमत बढ़ जाएगी, कम आए तो उसे सस्ते में भी बेचनी पड़ेगी। यहाँ डिमांड ही राजा है। और अगर उसके पास थोड़ा ज्यादा समय हो, कुछ हफ्ते या महीने, तो हम उसे अल्पकालीन बाजार मतलब शॉर्ट पीरियड कहते हैं। अच्छा। इसमें एक फैक्ट्री मालिक मजदूरों से ओवरटाइम करवाकर या कच्चा माल ज्यादा इस्तेमाल करके प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ा तो सकता है, लेकिन वो रातों रात एक नई फैक्ट्री नहीं लगा सकता। एग्जैक्टली। यानी सप्लाई को थोड़ा बहुत एडजस्ट किया जा सकता है। फिर आता होगा दीर्घकालीन बाजार, लॉन्ग पीरियड, जहां बड़े बदलाव मुमकिन है। हाँ, इसमें एक कंपनी के पास इतना समय होता है कि वो मांग के हिसाब से अपनी सप्लाई को पूरी तरह बदल सकती है।
अगर कार की डिमांड बढ़ गई तो कंपनी नई जमीन खरीदकर, नई फैक्ट्री लगाकर, नई मशीनें लगाकर प्रोडक्शन बढ़ा सकती है। बिल्कुल, यहाँ सप्लाई डिमांड का पूरी तरह से पीछा कर सकती है। और स्रोत में एक अति दीर्घकालीन बाजार का भी जिक्र है, दशकों का समय। ये क्या है? वेरी लॉन्ग पीरियड। ये वो समय है जिसमें सिर्फ सप्लाई ही नहीं बल्कि डिमांड के तौर तरीके भी बदल जाते हैं। मतलब लोगों की आदतें, पसंद, तकनीक, यहाँ तक कि आबादी भी बदल जाती है। सोचिए, 30 साल पहले किसी ने मोबाइल डेटा के बाजार के बारे में सोचा भी नहीं था। सही बात है। इतने लंबे समय में डिमांड और सप्लाई दोनों ही पूरी तरह से बदल जाते हैं। तो हमने देखा कि बाजार को जगह और समय के हिसाब से कैसे बांटा जा सकता है। लेकिन सच कहूं तो एक बाजार का असली चरित्र इस बात से तय होता है कि उसमें खिलाड़ी कितने हैं और वो एक दूसरे के साथ कैसे खेलते हैं। मतलब सारा खेल तो कंपटीशन का है ना? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। कंपटीशन ही बाजार की आत्मा है और इसी आधार पर बाजारों को मुख्यतः 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन। एक मिनट रुकिए। परफेक्ट कंपटीशन, ये सुनने में ही एक आदर्श स्थिति लगती है, जैसे कोई काल्पनिक दुनिया। क्या ऐसा बाजार असल में कहीं मौजूद है? नहीं। या ये सिर्फ अर्थशास्त्रियों के सोचने की एक थ्योरी है? आपका सवाल बहुत वाजिब है। परफेक्ट कंपटीशन असल दुनिया में मिलना लगभग नामुमकिन है। ये एक बेंचमार्क है, एक आदर्श स्थिति जिससे हम असली दुनिया के बाजारों को मापते हैं। अच्छा, एक बेंचमार्क। हाँ, इसकी कुछ शर्तें हैं। हजारों लाखों बायर्स और सेलर्स, ताकि कोई एक अकेला कीमत पर असर न डाल सके। सभी के पास बिल्कुल एक जैसा, मतलब होमोजीनस प्रोडक्ट हो, जैसे गेहूं की कोई खास किस्म, और कोई भी आसानी से बाजार में आ जा सके। और अगर ये सारी शर्तें पूरी हो जाएं, तो नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि कोई एक फर्म कीमत तय ही नहीं कर सकती। अच्छा। उसे बाजार में डिमांड और सप्लाई से तय हुई कीमत को चुपचाप स्वीकार करना पड़ता है। तो बस उसे मानना पड़ता है जो भी कीमत है? एग्जैक्टली। इसीलिए ऐसी फर्म को प्राइस टेकर कहते हैं। बाजार में गेहूं का जो भाव चल रहा है, किसान को उसी पर बेचना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता कि मैं 10% ज्यादा लूंगा। ठीक है, तो ये हुई आदर्श दुनिया की बात। अब आते हैं असली दुनिया पर, जहां ज्यादातर बाजार अपूर्ण होते हैं। बिल्कुल, असली दुनिया इम्परफेक्ट मार्केट से भरी है। इसका सबसे एक्सट्रीम रूप है एकाधिकार, मोनोपोली। मोनोपोली, हाँ। मोनो यानी एक और पॉली यानी विक्रेता। जब बाजार में किसी चीज का सिर्फ एक ही सेलर हो। जैसे पहले के जमाने में हमारे शहरों में बिजली सप्लाई करने वाली सिर्फ एक ही सरकारी कंपनी होती थी। एकदम सही उदाहरण। मोनोपोली में नई फर्मों का आना लगभग नामुमकिन होता है, या तो सरकारी कानून की वजह से या फिर क्योंकि बिजनेस शुरू करना बहुत ही ज्यादा महंगा होता है। और क्योंकि वो अकेला खिलाड़ी है। इसीलिए वो प्राइस टेकर नहीं, प्राइस मेकर होता है। वो कीमत तय करता है। पर मजे की बात यह है कि प्राइस मेकर होने का मतलब ये नहीं कि वो मनचाही कीमत रख सकता है। हाँ, ये भी है। अगर बिजली कंपनी बिल बहुत ज्यादा बढ़ा दे तो लोग बिजली की खपत कम कर देंगे या सोलर पैनल जैसे विकल्प ढूंढने लगेंगे। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। मोनोपोलिस्ट को भी डिमांड की चिंता करनी पड़ती है। उसे हमेशा कीमत और बिक्री की मात्रा के बीच एक संतुलन बनाना पड़ता है। उसका असली खेल वॉल्यूम और मार्जिन के बीच का है। ठीक है, मोनोपोली के बाद दूसरा अपूर्ण बाजार कौन से? दूसरा और सबसे आम है एकाधिकारी प्रतियोगिता, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ है, पर ये हमारे चारों तरफ है। इसमें विक्रेता तो कई होते हैं, लेकिन हर कोई अपनी वस्तु को दूसरों से थोड़ा अलग दिखाता है। अलग दिखाता है। इसे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहते हैं। जैसे साबुन का बाजार है, तो सब साबुन, पर कोई कहता है मेरे साबुन में नींबू की शक्ति है, कोई कहता है इसमें 14th मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, कोई कहता है ये 99.9% कीटाणुओं को मारता है। क्या बात है, एकदम परफेक्ट। इसका नतीजा ये होता है कि हर कंपनी अपने ब्रांड के लिए एक छोटा सा एकाधिकार, एक मिनी मोनोपोली बना लेती है। सही बात है। लोग साबुन नहीं खरीदते, वो लक्स, डेटॉल या डव खरीदते हैं और उसके लिए थोड़ा ज्यादा पैसा देने को भी तैयार रहते हैं। तो यहीं पर विज्ञापन का रोल आता है। बिल्कुल, यहीं पर विज्ञापन, ब्रांडिंग और पैकिंग, जिसे स्रोत में बिक्री लागत या सेलिंग कॉस्ट्स कहा गया है, का बहुत बड़ा रोल होता है। और तीसरा प्रकार जहाँ कुछ ही बड़े खिलाड़ी होते हैं, उससे कहते हैं अल्पाधिकार, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली। ओलिगो यानी कुछ, जब किसी बाजार में कुछ ही बड़े सेलर्स हों। भारत में टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल, वाई इसका सबसे अच्छा उदाहरण है।
या हवाई जहाज बनाने वाली कंपनियां बोइंग और एयरबस, बिल्कुल। इसमें तो जबरदस्त मुकाबला होता होगा। एक कंपनी डेटा सस्ता करती है तो दूसरी को भी करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि खिलाड़ी कम है, वो एक दूसरे पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। उनके बीच अक्सर गला काट प्रतिस्पर्धा, मतलब कट थ्रोट कंपटीशन होती है, जिससे सबका नुकसान होता है। स्रोत बताते हैं कि कभी-कभी इससे बचने के लिए ये कंपनियां आपस में गुप्त समझौते कर लेती हैं, एक कार्टेल बना लेती हैं। कार्टेल, ये क्या होता है? मुझे याद है कॉलेज में हमारे प्रोफेसर ने इसका उदाहरण देने के लिए कहा था, सोचो अगर शहर के सारे गोलगप्पे वाले मिलकर तय कर ले कि कोई भी 10 रुपए के 4 से कम गोलगप्पे नहीं देगा। हाँ, समझ गया। बस वही कार्टेल है, जब प्रतियोगी आपस में लड़ने के बजाय मिलकर ग्राहकों से ज्यादा कीमत वसूलने का फैसला करते हैं। तो इन सभी अलग अलग तरह के बाजारों का, इन सारे ढांचों का आखिर एक ही मकसद है, किसी चीज का दाम तय करना। तो अब हम अपने असली सवाल पर आते हैं। ये जादुई नंबर, ये कीमत आखिर तय कैसे होती है? स्रोत में एक पुरानी बहस का जिक्र है। हाँ, ये अर्थशास्त्र की सबसे पुरानी बहसों में से एक है। एक तरफ रिकार्डो और मिल जैसे क्लासिकल अर्थशास्त्री थे। उनका मानना था कि किसी भी चीज की कीमत उसकी सप्लाई से तय होती है। सप्लाई से मतलब उसे बनाने में कितनी लागत आई है? हाँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर कोई चीज बनाने में महंगी है तो वो महंगी बिकेगी। और दूसरे पक्ष का क्या मानना था? दूसरी तरफ जेविन्स और वॉलरास जैसे अर्थशास्त्री थे जो कहते थे कि नहीं, कीमत डिमांड से तय होती है। डिमांड से? हाँ, यानी लोग उस चीज को कितना चाहते हैं, उसकी उपयोगिता, उसकी यूटिलिटी कितनी है। उनके लिए हीरे इसलिए महंगे नहीं हैं कि वो मुश्किल से मिलते हैं, बल्कि इसलिए महंगे हैं क्योंकि लोग उन्हें बहुत ज्यादा चाहते हैं। तो लागत बनाम चाहत, इस बहस का हल कैसे निकला? इस मतभेद को आधुनिक अर्थशास्त्री प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने बड़े ही खूबसूरत तरीके से सुलझाया। अच्छा, उन्होंने एक उपमा दी जो हमारे स्रोतों में भी है। उन्होंने कहा, मांग और पूर्ति कैंची के 2 फलकों की तरह हैं। कैंची के 2 फलक मतलब जैसे आप कागज काटने के लिए सिर्फ एक फलक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको दोनों की जरूरत होती है। वैसे ही कीमत तय करने के लिए डिमांड और सप्लाई दोनों का होना जरूरी है। बिल्कुल, कोई एक अकेला कीमत तय नहीं कर सकता। और जिस बिंदु पर ये दोनों फलक मिलते हैं वही कीमत होती है। एग्जैक्टली। अर्थशास्त्र में उसी बिंदु को संतुलन मूल्य, इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। ये वो कीमत है जिस पर मांगी गई मात्रा और बेची जाने वाली मात्रा बराबर हो जाती है। यानी जितने लोग उस दाम पर कोई चीज खरीदना चाहते हैं, उतने ही लोग उस दाम पर उसे बेचना चाहते हैं। न कोई कमी, न कोई ज्यादती। बाजार में शांति छा जाती है। ये तो परफेक्ट कंपटीशन वाले बाजार के लिए एकदम फिट बैठता है। लेकिन हमारा वो दोस्त मोनोपोलिस्ट, वो क्या करेगा? उसके पास तो कोई दूसरा विक्रेता है ही नहीं जिससे मुकाबला हो। क्या वो भी कैंची के दोनों फलकों का इस्तेमाल करता है? वो करता है, लेकिन अपने तरीके से। उसका लक्ष्य बाजार में संतुलन लाना नहीं, बल्कि अपना मुनाफा अधिकतम करना है। अपना मुनाफा? हाँ, इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए आप अकेले बाजार में स्पेशल समोसे बेच रहे हैं। आप हर एक एक्स्ट्रा समोसा बनाने और बेचने के बारे में सोचते हैं। ठीक है। जब तक आपको एक और समोसा बेचने से मिलने वाला पैसा, मतलब आपकी एक्स्ट्रा कमाई, उसे बनाने में लगने वाले पैसे से ज्यादा है, आप समोसे बनाते और बेचते रहेंगे। क्योंकि हर एक्स्ट्रा समोसे पर आप कुछ न कुछ कमा रहे हैं। सही बात है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब 100वें समोसे को बनाने की लागत और उससे होने वाली कमाई बिल्कुल बराबर हो जाएगी। अच्छा। 101वां समोसा बनाने पर शायद लागत कमाई से ज्यादा हो जाए, तो आप 100 समोसों पर रुक जाएंगे। वही आपका मुनाफे का सबसे मीठा पॉइंट है। अर्थशास्त्री इसी को वो बिंदु कहते हैं जहां सीमांत आय, मार्जिनल रेवेन्यू, और सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट, बराबर हो जाए। MR = MC। तो हमने बाजार की एक साधारण सी परिभाषा से शुरुआत करके एकाधिकार की जटिल रणनीतियों तक की यात्रा की। हमने देखा कि बाजार को स्थान, समय और सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगिता के आधार पर कैसे बांटा जा सकता है। और हमने ये भी समझा कि कीमत जैसा सरल लगने वाला शब्द असल में कोई मनमानी संख्या नहीं है। ये मांग और पूर्ति के बीच एक शक्तिशाली खींचतान का नतीजा है। एक संतुलन बिंदु? हाँ, जिसे मार्शल की कैंची वाली उपमा ने बखूबी समझाया। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोतों में सरकार द्वारा बाजार में दखल देने का भी जिक्र है, जैसे प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर तय करना। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है।
हाँ, ये तब होता है जब सरकार को लगता है कि बाजार का संतुलन मूल्य या तो आम लोगों के लिए बहुत ज्यादा है या फिर किसानों जैसे उत्पादकों के लिए बहुत कम। बिल्कुल। तो जब कोई सरकार किसी जरूरी चीज जैसे अनाज या दवाई की अधिकतम कीमत तय करती है ताकि वो गरीबों को मिल सके, प्राइस सीलिंग या किसानों की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राइस फ्लोर तय करती है, तो वो एक सामाजिक लक्ष्य पूरा करना चाहती है। लेकिन ऐसा करके वो बाजार के प्राकृतिक संतुलन को, उस अदृश्य हाथ के काम को जानबूझकर बिगाड़ रही होती है। सोचने वाली बात यह है कि जब मांग और पूर्ति के इस अदृश्य हाथ को दरकिनार किया जाता है तो इसके क्या अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। जैसे प्राइस सीलिंग से अक्सर चीज़ों की कमी, शॉर्टेज हो जाती है और कालाबाजारी बढ़ती है, और प्राइस फ्लोर से ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन सरप्लस हो सकता है जिसे सरकार को खुद खरीदना पड़ता है। और अंत में सवाल ये उठता है कि कोई समाज ये कैसे तय करे कि सामाजिक भलाई के लिए किया गया यह हस्तक्षेप बाजार में पैदा होने वाली उस संभावित अव्यवस्था से ज्यादा मूल्यवान है। सामाजिक सुरक्षा और बाजार की स्वतंत्रता के बीच ये महीन संतुलन आखिर कैसे बनाया जाए?